नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन 20th सेंचुरी के बारे में। और उसमें मूल तौर पे हम लोग बात करेंगे पीजेंट रेजिस्टेंस के बारे में कि किस तरह से वहाँ पे किसानों के द्वारा प्रतिरोध होता है और वह कैसे इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में अपनी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं कुसुम नेट क्लासेस। मैं हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूं और यूजीसी नेट किया हूं 3 अलग अलग सब्जेक्ट में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का क्या कोई अपना एक परिभाषा हो सकता है क्या। चूँकि हम लोग पीजेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकते हैं और अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी परिभाषा जो है अलग अलग होगी। यानी कि कोई एक इसका सिंगल डिफिनेशन नहीं होगा। लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस के हिस्ट्री में यदि सबसे पॉपुलर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन कहता है कि एक्शंस टेकन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू अपोज और विथ स्टैंड अथॉरिटी कंट्रोल और ऑपरेशन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट और अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि किसी भी सत्ता या कोई भी ऐसी सत्ता जो जनता को या एक मास लेवल पे ऑपरेशन का कारण है, उस सत्ता को यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे चुनौती देता है, उसका विरोध करता है या फिर किसी समूह के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, तो यह एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। इसे रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। अब रेजिस्टेंस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी कर सकते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कई सारे ऐसे आंदोलन हुए, कई सारे ऐसे रिवोल्ट हुए जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में थे और इसीलिए शायद वो आगे चल करके सफल भी नहीं हो पाए। उसके बाद देखिए, जेम्स सी स्कॉट की बात करें तो जेम्स सी स्कॉट ने ही जो है यह डिफिनेशन मूल तौर पे दिया है। किताब अपना उन्होंने लिखा वीपन्स ऑफ द वीक एवरीडे फॉर्म्स ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस, येल यूनिवर्सिटी से छपी है किताब। इसी किताब में इस पॉपुलर डिफिनेशन का जिक्र किया गया है। यदि हम लोग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि डिसिप्लिन्स के हिसाब से रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके ऊपर मूल तौर पे जेम्स स्कॉट ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम करने का मतलब यहाँ है कि बहुत अच्छा शोध किया है, इस पे अच्छा रिसर्च किया है, इस पे अच्छा अपना किताब वगैरह लिखा है, इस पे अपने अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है। यहाँ पर वर्क का मतलब ये होगा। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे मूल तौर पे अभी तक सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही अनपैरेलल काम किया है। तीसरे नंबर पे है कल्चरल रेजिस्टेंस की बात करें तो इस पे स्टीफन डनकोम्ब ने बहुत शानदार काम किया है। आप चाहें तो कल्चरल रेजिस्टेंस का हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या उसका कैसे प्रोसेस रहा, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, तब आप स्टीफन डनकोम्ब को पढ़ सकते हो। फिजिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो यह फिजिक्स से रिलेटेड है, जिस पे जेने मोस्का ने काम किया है। और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, इस पे एफ स्कॉट गिलवर्ट ने अच्छा काम किया है। तो ये हो गई रेजिस्टेंस। ये मूल तौर पे यदि हम लोग कहें मोटे तौर पे तो 5 हिस्सों में रेजिस्टेंस को बांट करके समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। या चूंकि हम लोग बात करने वाले हैं पीजेंट रेजिस्टेंस के बारे में और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया का और वो टर्म है 20th सेंचुरी। तो यदि हम लोग पीजेंट रेजिस्टेंस के हिस्ट्री की बात करें 20th सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में, तो उसके पीछे कई सारे कारण थे। लेकिन वहाँ पर जो मूल तौर पे रेजिस्टेंस हुआ है वह उसका 2 फॉर्म हुआ है। पहला ओवर्ट फॉर्म में हुआ है और दूसरा कोवर्ट फॉर्म में हुआ है। ओवर्ट फॉर्म ये टर्म यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड रिवेलियन के लिए और कोवर्ट फॉर्म जो है अनऑर्गेनाइज्ड रिवेलियन के लिए यूज किया जाता है। और कोवर्ट फॉर्म जो है वो एवरीडे रेजिस्टेंस को भी कहा जाता है और यही कॉन्सेप्ट जेम्स सी स्कॉट ने दिया था जो अभी अभी हमने ऊपर में जिक्र किया उनके किताब का। यहाँ पे देखिएगा इस पूरे साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में तो मूल तौर पे 3-4 ऐसे रिवेलियन हैं
जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मेरा ख्याल है कि उन्हें आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे ताइपिंग रिवेलियन है, चाइना में 1850 से लेकर के 1864 के बीच चल रहा है। उसी तरह से सयासेन रिवेलियन है, ये बर्मा में चलता है 1930 से लेकर के 32 के बीच में। अब देखिए ये ठीक बिल्कुल वही समय है जब हमारे यहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे मैक्सिकन रिवॉल्यूशन 1910 से लेकर के 1920 के बीच। तो ये सब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल पढ़ते हैं पीजेंट रेजिस्टेंस के पीछे का कारण। यदि हम लोग कारण के बारे में बात करें तो देखिए दुनिया का कोई भी रेजिस्टेंस हो उसका एक कारण तो बहुत फिक्स होता है कि यदि पीजेंट किसी चीज़ को, किसी सत्ता को यदि रेजिस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि उनका किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यानी आर्थिक कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा किसी भी दौर में, किसी भी देश के इतिहास में पीजेंट रेजिस्टेंस में। तो कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पहले नंबर पे होगा। क्या क्या लाया गया था वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा है सोशल इनइक्वालिटी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण है यहाँ पर पीजेंट रेजिस्टेंस का। तीसरे नंबर पे कल्चरल एंड रिलीजियस सप्रेशन भी एक कारण है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, और इसी में जो है मूल तौर पे कोल्ड वार का भी अपनी जो है कोल्ड वार की भी अपनी एक भूमिका है पीजेंट रेजिस्टेंस में। उसके बाद आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस एंड कम्युनिस्ट मोबिलाइजेशन। आप देखेंगे कि कोल्ड वार के समय, मतलब कोल्ड वार जब से स्टार्ट हुआ तो पूरी दुनिया मूल तौर पे दो हिस्सों में बट गई, या तो कम्युनिस्ट ग्रुप में आप जाइए या फिर कैपिटलिस्ट ग्रुप में जाइए। और इसका इम्पैक्ट जो है साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री पे भी देखने को मिलता है। और चूंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे हैं जो चाइना से सटे हुए हैं, और चाइना जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित था, लेकिन यहाँ पर माओ जेदांग शासन में आते हैं। कम्युनिज्म का ही दूसरा फॉर्म है, आप कह सकते हो पूरी तरह से कम्युनिज्म नहीं, तो वो यहाँ चल करके आता है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के एक हिस्से को चाइना के द्वारा पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है। तो जब पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाएगा तो वह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू किया जाएगा। और दूसरा जो ग्रुप होगा वो प्रो वेस्टर्न होगा, जिसमें कैपिटलिस्ट ग्रुप है। तो यहाँ पर कोल्ड वार का इम्पैक्ट हमें इस रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी से शुरू करते हैं। देखिए हमने पहले ही बताया था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में यदि आपको बताना हो तो आप कह सकते हो कि टोटल जो है 10 कंट्री हैं, और 10 कंट्री पे अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने अपना अथॉरिटी जमा करके रखा था। जैसे बर्मा पर, मलाया जिसको मलेशिया अब आप कहते हो, मलेशिया पर, सिंगापुर पे, बोर्नियो पे और सरावक। बोर्नियो के लिए ही दो टर्म यूज हुआ है, नॉर्थ बोर्नियो और सरावक, के साउथ बोर्नियो के लिए टर्म यूज़ किया गया है। तो बर्मा, मलेशिया और सिंगापुर और बोर्नियो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा सत्ता स्थापित की गई थी। ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली वहां पे इस्टेब्लिश की थी, और मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने वहां पे लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाया जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कारण बना। और आप समझिए कि ऐसा सिस्टम लाया गया वहाँ पे, ज़मींदारी सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और ज़मींदारी सिस्टम जब भी होगा तो आप ध्यान रखिए यह किसानों के हित में नहीं होगा, बल्कि लैंड होल्डर्स के हित में होगा, फ्यूडल्स के हित में होगा। तो यह एक कारण जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का बन रहा है। और यहाँ पे देखिए कि किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा, और जो यहाँ के किसान थे वही लैंडलेस हो गए और कर्ज से पूरे तरह से डूब गए। तो यह एक कारण बना। और यदि डेटा की बात करें तो आप देखिए कि मलेशिया में अंग्रेज़ों ने लार्ज स्केल पे रबर प्लांटेशन को डेवलप किया। अब पहले एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कैश क्रॉप्स की तरफ वहाँ की इकोनॉमी को लेकर चला गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो रबर का प्लांटेशन वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे स्टार्ट करवाया इन लोगों ने मलेशिया में, और कैश क्रॉप्स होने की वजह से और ज़बरदस्ती किसानों के द्वारा ये चीज़ का, रबर का उत्पादन कराया गया, जो आगे चल करके उनके एक्सप्लॉयटेशन का कारण बना। तो एक्सप्लॉयटेशन लैंड का भी हुआ और लेबर का भी हुआ। तो जैसे इंडिया में भी
जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज थे वो ज़मींदारी व्यवस्था में उन सारे ज़मीन को कब्जा कर करके किसी एक खास ज़मींदार के अधीन कर दिया गया और अंग्रेज कहते थे कि सिर्फ आप मुझे साल भर में इतना टैक्स दे दीजिए। उसी तरह से सेम सिस्टम जो है यहाँ पर लाया गया और यह सिस्टम भी जो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनता है। तो एक तो यह है रबर कल्टीवेशन, और इसी में आप देखिए डेटा यहाँ पे और दिया है। 1930s की बात करें तो मलाया में लगभग 50% जो है मलेशिया वो पूरे दुनिया का रबर प्रोडक्शन अकेले कर रहा है। तो सब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे चल रहा होगा। दूसरे नंबर पे बात करें यदि ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की, तो यहाँ पे दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी इन लोगों ने ऐसी इकोनॉमी सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे माल को यहाँ से यहाँ मतलब मलेशिया से या वर्मा से कैसे लंदन ले जाया जा सकता था, यानी कैसे रिसोर्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटिशर्स अपने यहाँ ले जा सकते थे। ऐसा ही उन्होंने पूरा इकोनॉमी सिस्टम तैयार किया। इसलिए रबर को मलेशिया में लगाया, टिम्बर को बर्मा में उत्पादन में लगाया और बोर्नियो में पेट्रोलियम का उत्पादन किया। और 1920s के आसपास से यदि आप चलें तो मलाया यह बन गया 1920s आते आते कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टीन बन गया। टीन भी यहाँ पे, और टीन के बाद यहाँ पर टीन माइनिंग बिकेम द बैकबोन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। और टीन का जो माइनिंग है वह कॉलोनियल इकोनॉमी का, कॉलोनियल कह रहा हूँ यहाँ पे तो आप मान के चलिए ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश इकोनॉमी का एक बैकबोन बन गया। तो आप सोचिए किस लेवल पे उसका उत्पादन किया जा रहा होगा। तीसरे नंबर पे यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो तीसरा जो कारण है ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी इन लोगों ने उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो किया, जैसे ट्रेन चलाना या पोर्ट का बनाना, रोड्स का बनाना, ये सारे काम इन्होंने किए, लेकिन वहाँ के लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से कैसे रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके लंदन ले जाया जा सके उसके लिए इन्होंने बनाया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। बिल्कुल ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री जैसा ही आपको यहाँ भी देखने को पूरी लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी सेम पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो सेम पॉलिसीज़ ही ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ के एरिया के हिसाब से। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन मलाया कनेक्टेड टीन माइंस एंड रबर प्लांटेशन टू पोर्ट्स, यानी जहाँ जहाँ पे उन्होंने मलेशिया में रेलवे बनाया वो मूल तौर पे रेलवे को कैसे बंदरगाह से या फिर रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया जा सके, जहाँ से लंदन ले जाने में उस पोर्ट से जहाज़ से सुविधा हो सके। तो बिल्कुल उसी इलाके में केवल जो है रेल चलाया गया। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि किस लेवल का एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उल्टा जो है वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट का कारण नहीं बनकर एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट मूल तौर पे यह हुआ कि लैंड डिस्पोजन और ग्रोथ ऑफ ए रूरल अंडर क्लास लेड टू इंक्रीज पीजेंट अनरेस्ट, और आप इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे तो पीजेंट अनरेस्ट का होना बहुत बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर जो है पीजेंट रेजिस्टेंस उभर करके आता है, और बर्मा के इलाके में सया सेन के नेतृत्व में रिवेलियन होता है, रिवोल्ट होता है 1930-32 के पीरियड में, और यहीं से बर्मा जो है अपने इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत करता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो सया सेन रिवेलियन बर्मा के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लेक्चर में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ काम कर रही थी, और फ्रेंच कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों सटा हुआ इलाका है। आपने शुरू में ही देखा होगा, पहले लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो देखिए, वहाँ पे हमने मैप में दिखाया था कि ये तीनों सटा हुआ इलाका है। और लाओस को तो ये तीनों को फ्रेंच इंडो चाइना भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए भी कि देखिए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यह तीन देश ऐसे हैं साउथ ईस्ट एशिया के जिसके ऊपर फ्रांसीसी लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और सत्ता ही नहीं, आप कह सकते हो एकाधिपत्य यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया, जैसे ब्रिटिशर्स वहाँ पे किए थे। अब आगे इसमें बात करें इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई, तो पहले नंबर पे मोनोकल्चर ऑफ एंड फोर्स्ड लेबर, यानी इन्होंने अपना एक तरह का कल्चर, एक तरह की संस्कृति वहाँ पर प्रतिस्थापित करने का काम किया, और साथ ही साथ
जबरदस्ती बेगारी के ऊपर, मतलब बेगार के तौर पे जो काम करने वाले मजदूर थे उनको इन्होंने यहाँ पर एक इंपोर्ट करने का काम किया। अब कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? इंडिया से ही करेंगे। इंडिया में भी है फ्रांसीसी, आप देखे होंगे कर्नाटका वॉर वगैरह पढ़े होंगे तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच भी लड़ाई हो रही, तो फ्रांस भी बहुत जगहों पे अपनी सत्ता स्थापित की हुआ था, तो वहाँ से लोगों को एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट करता था, किस लिए? फोर्स्ड लेबर के तौर पे। जैसे देखिए, फ्रेंच इम्पोज्ड अ मोनोकल्चर इकोनॉमी इन वियतनाम, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी में एक मोनोकल्चर इस्टेब्लिश किया। क्यों? ताकि वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका मोनोपोली हो सके, इनका एकाधिपत्य हो। जैसे वहाँ पे हमने देखा टीन का उत्पादन करा रहे हैं, रबर का उत्पादन हो रहा था बर्मा में, अभी यहाँ पर भी इन लोगों ने रबर का उत्पादन कराया और चावल का उत्पादन कराया, और उसके अलावा अदर कैश क्रॉप्स का भी इन लोगों ने उत्पादन कराया और उसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। स्मॉल स्केल पिजन फार्मर्स वेर ऑफन कोएस्ट इनटू ग्रोइंग दीज क्रॉप्स एंड लीडिंग टू अ लैक फूड सिक्योरिटी। और यहाँ के जो है छोटे छोटे स्तर पे यहाँ के किसानों को इस कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में लगाया जाता था, जो आगे चल करके धीरे धीरे जो है एक फूड सिक्योरिटी, यानी वहाँ पे भोजन पे ही संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं कराएंगे, कैश क्रॉप्स होगा, तो उससे आपको मुनाफा तो हो जाएगा, आपको खुद खाना है तो आप कहीं से मंगवा लेंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या, जो एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे ही जिंदा है। 1930 के आसपास देखिए साथियों, 1930 के आसपास आप आएंगे तो नियरली हाफ ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इन वियतनाम वाज डिवोटेड टू राइस फॉर एक्सपोर्ट, यानी यहाँ पर चावल का उत्पादन तो हो रहा है, लगभग आधी जमीन पे हो रहा है, लेकिन वह एक्सपोर्ट करने के लिए हो रहा है, वह फ्रेंच कॉलोनियल इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हो रहा है। और देखिए यही जो है आगे चल करके वियतनामीज रिवॉल्यूशन का कारण बनेगा, यानी वियतनाम में जो पीजेंट रेजिस्टेंस होगा उसके पीछे फ्रेंच कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज काम करेगी। ये समझ में आ रहा है आपको? द फ्रेंच ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द कॉर्बी लेबर सिस्टम, यहाँ पर इन लोगों ने कॉर्बी लेबर सिस्टम भी यूज किया। क्या होता है कॉर्बी लेबर सिस्टम? कॉर्बी जो टर्म है वो लैटिन वर्ग कोरोगेर से आया है, जिसका मतलब है यह धीरे धीरे आगे चल करके इवॉल्व होते 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 यह कोर्बी बन गया। और कोर्बी का मतलब है ऑब्लिगेशन और सर्विस, यानी कि मतलब सर्विस देने वाला। आसान भाषा में समझें तो अनपेड और फोर्स्ड लेबर, सर्विस तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अनपेड लेबर्स, फोर्स्ड लेबर, जिनको आप जबरदस्ती उठा करके ले आए काम कराने के लिए, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, बस खाना पीना दे रहे हैं कि वो जिंदा रह सके और फिर अगले दिन काम कर सके, तो ऐसे लेबर्स के लिए, जो इंडिया में बेगारी बोलते हैं, बेगार कर भी लगता था यहाँ पर, राजा के द्वारा लिया जाता था, तो जो बेगार होते थे उन्हीं को यहाँ पे फ्रेंच में उनके लिए टर्म यूज किया गया है कोर्बी लेबर सिस्टम। अब देखिए, कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ टैक्स पेड इन लेबर इंस्टेड ऑफ मनी। हिस्ट्री की बात करें तो जो है कोर्बी लेबर सिस्टम ऐसा नहीं कि पहली बार फ्रांसीसियों ने यहाँ पर वियतनाम में इसका प्रयोग किया है, नहीं, यह बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में भी कोर्बी लेबर सिस्टम रहा है, उसका नाम अलग रहा है। जैसे कि आप मान के चलिए इजिप्ट का जो मिस्र की सिविलाइजेशन है, रोम की जो सिविलाइजेशन रही है, या जो यूरोप में जो सामंतवाद का एक पूरा पीरियड रहा है, और मैनी एशियन सोसाइटीज़ में भी जब यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स का शासन हुआ करता था तो कोर्बी लेबर सिस्टम खूब बड़े स्तर पे यूज़ किया जाता था। यदि आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे तब आप लोग को यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग उसे जानते होंगे। तो यह जो है पूरा इसका प्रयोग अफ्रीका के भी इलाकों में, लैटिन अमेरिका के इलाकों में, साउथ ईस्ट एशिया में किया गया कोर्बी लेबर सिस्टम को। जहाँ जहाँ जो कॉलोनियल पावर सत्ता में स्थापित थे उस हिसाब से, अपने हिसाब से उन्होंने उसका प्रयोग किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो अपनी लैंड पॉलिसी लाई, जो आगे चल करके एक्सप्लॉयटेशन का कारण बना, इन्होंने क्या किया, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड टू फ्रेंच सेटलर्स, यानी कि वहाँ की ज़मीन, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है सड़क बनाने के लिए, जैसे ज़मींदार भी उस समय का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में किसको चुना गया, फ्रेंच को ही चुना गया। यानी जो फ्रांसीसी लोग वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में आकर सेटलर्स बन गए थे, उन्हीं को वहाँ का काम के लिए भी अपॉइंट किया गया, यानी कि ठेकेदार के तौर पे ठेका देने की बात आई तो फ्रांसीसी लोगों ने वियतनाम के लोगों को नहीं दे करके फ्रांस के लोगों को ही ठेका दिया, जो भी आगे चल करके यह भी जो है
एक कारण बनेगा रेजिस्टेंस का। द राइज ऑफ अ लैंडलॉर्ड क्लास अंडर फ्रेंच पैट्रोनाइज, और यही वजह है कि फ्रेंच के समय ही जो है क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा सामंती वर्ग का उद्भव हो जाएगा। और आप देखिए 1930 के आसपास कोचिन चाइना, जिसको साउदर्न वियतनाम कहते हैं, आगे आप वियतनाम का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वियतनाम दो हिस्सों में बटा रहता है, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ को सपोर्ट कम्युनिस्ट लोग करते हैं, साउथ को प्रो वेस्ट लोग करते हैं, कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, तो वो आगे वियतनाम की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1930 तक देखिए कि साउदर्न वियतनाम में 2.5 ऑफ लैंड ऑनर्स ऑन्ड 45% ऑफ द टोटल लैंड, यानी कि वियतनाम के जमीन का 45% हिस्सा केवल 2.5% लोग उसके मालिक हैं। यानी कि ये मालिक कौन है, ये फ्रांसीसी लोग हैं। और जबकि 57% ऑफ फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हो गए, यानी वो भूमिहीन हो गए। अब आप बताओ, यदि एक बड़ी आबादी, जिस देश की 60% आबादी जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उनको रिवोल्ट करने के लिए क्या किसी दूसरे कारण की आवश्यकता पड़ेगी, या यही कारण अपने आप में काफ़ी है? तो यह कारण जो है अपने आप में एक पर्याप्त कारण बन करके रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म की, तो इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म और लिमिटेड औद्योगिकरण भी जो है एक कारण बना। फ्रांसीसी जो अपनी इकोनॉमी स्टैब्लिश किए वियतनाम में, उसमें एक जो है नियम के तौर पे इसका भी प्रयोग किया उन्होंने। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो मेन फोकस था वो प्राइमरली प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी अभी भी जो इनका मेन फोकस है वो कैश क्रॉप्स का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जब एक्सपोर्ट होगा कैश क्रॉप्स का, तो वो आगे चल करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बनेगा। इम्पैक्ट इसका यह हुआ कि वियतनाम में नेशनलिस्ट मूवमेंट होना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हो ची मिन्ह के नेतृत्व में पहली बार रिवोल्ट होता। उससे पहले भी कई छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, लेकिन हो ची मिन्ह के नेतृत्व में उत्तरी वियतनाम में पहली बार बड़े स्तर पे रिवोल्ट होता है वियतनाम की आज़ादी के लिए फ्रांसीसी सत्ता के खिलाफ। ठीक है, और वो पार्टी बनाते हैं अपनी इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के नेतृत्व में वो लोग करते हैं। उसके बाद मेजर एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग्स होता है, इसमें ANY म्यूटिनी भी होता है वियतनाम के हिस्ट्री में 1930 में। और नघे तीन सोवियत्स, यह भी जो है 1930-31 में यह भी एक रिवॉल्ट होता है, कहाँ पर, वियतनाम के हिस्ट्री में। अब बात करते हैं तीसरा जो कॉलोनियल पावर है जो यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित किए हुए था, वो तीसरे नंबर पे डच हैं। डच की बात करें तो डच ने भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑब्वियसली लाई होगी, लेकिन डच ने जो है अपना फोकस पूरा और पूरा इंडोनेशिया पे लाया। हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया पढ़ेंगे तब आपको उसमें ये मैं विस्तार से बताऊंगा। इन्होंने क्या किया इंडोनेशिया में, इन्होंने कल्टीवेशन सिस्टम लाया 1830 से 70 के बीच में, और इन्होंने भी एक्सपोर्ट करना किया कैश क्रॉप्स को। कल्टीवेशन सिस्टम वाज ऑफिशियली इंडेड इन 1870 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था। लेकिन तब तक तो ये लोग समाप्त तब हुआ जब एग्रेरियन लॉ लाया गया 1870 में। उससे पहले तो ये लोग पूरी तरह से इंडोनेशिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर चुके थे। मतलब ध्वस्त तो नहीं बोलोगे, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी को चूस गए थे पूरी तरह से। जो उनको चाहिए था उन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा करके उन्होंने सब कुछ ले लिया, जैसे शुगर, कॉफ़ी का प्रोडक्शन, रबर का प्रोडक्शन और चाय का प्रोडक्शन। और 1930 के आसपास देखिए डच ईस्ट इंडीज जो है वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ रबर, और यहाँ से भी रबर का प्रोडक्शन हो रहा है। आप देखिए वहाँ पे बर्मा में भी रबर का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे डचों ने इंडोनेशिया को भी रबर प्रोडक्शन का सेंटर बना दिया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रबर का उत्पादन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, क्योंकि ये कैश क्रॉप्स का मामला है। उसके बाद डचों ने जो है अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन्होंने बनाया तो ट्रेड, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सिस्टम इस्टेब्लिश किए, लेकिन खुद के लिए किए, इंडोनेशिया के लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया इन्होंने। उसी तरह से इन्होंने जो है रेशियल और इकोनॉमिक सेग्रीगेशन भी किया। ये क्यों किया, आखिर ये कैसे रोल प्ले कर सकता है? ये रोल इसलिए प्ले कर सकता है क्योंकि उनको जब सत्ता में मान लो किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, किसी पद पे किसी को बैठाना हो, किसी कंपनी का किसी को मालिक बनाना हो, किसी पोर्ट को किसी के अधीन देना हो, किसी रेलवे स्टेशन को किसी के अधीन देना हो, तो ये सारे चीज़ों के लिए उन्होंने किसको चुना? डच लोगों को चुना।
यानी रेस के आधार पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, और ये रेस के आधार पे जैसे उन्होंने किया तो इकोनॉमिक सेग्रीगेशन का कारण बना, जो आगे चल करके इंडोनेशिया के हिस्ट्री में, इंडोनेशियन सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक गैप जो है और बढ़ा दिया, और ये आगे चल करके एक रिवॉल्ट का कारण बनेगा। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आप देखिए कि सरेकाट इस्लाम 1912 में एक मूवमेंट होता है पहली बार, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडोनेशियन हिस्ट्री में। उसके बाद परताई नेशनल इंडोनेशिया एक पार्टी बनाया गया, सुकर्नो ने बनाया, आपने पढ़ा होगा, सुकर्नो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे, उनसे बातचीत भी हुई थी नेहरू की, और उन्होंने इंडिया से भी बहुत कुछ लिया, उन्होंने भी सुकर्नो से बहुत कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो है सुकर्नो यहाँ पर, जैसे वियतनाम के हिस्ट्री में हो ची मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में सुकर्नो का नाम वैसे ही शुमार है, वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आप देखिए सारा काम तब हो रहा है साथियों जब ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा है। आपको पता होगा कि 1929-30 में पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, और इसी समय ये डच, फ्रेंच और ये जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा के पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिए पूरी तरह से। अब इतना सारा इकोनॉमिक रूप से आप किसी भी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो काफ़ी इनफ कारण है कि वहाँ पे रिवोल्ट हो। उसके बाद अमेरिकन कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये फिलीपींस को इन्होंने कब्जा में किया। ये सारे लोग जब कब्जा कर रहे थे तो अमेरिका तो 1776 में आज़ाद हो गया था, तो अमेरिका इसमें क्यों मतलब पीछे रहा। अमेरिका ने भी एक कंट्री को कब्जा में किया, किसको, फिलीपींस को। और उन्होंने कब्जा करते क्या किया, सबसे पहले वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किया। लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद क्या किया, उन्होंने किसानों से ज़मीन छीन करके इलिट लोगों को दे दिया। अब यही वजह है कि वहाँ पे इलीट लोगों को जैसे ही देंगे तो वहाँ पे हुक्का वाला रिवेलियन खड़ा होता है सेंट्रल लुजोन के एरिया में। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल के लिए उसको एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने डेवलपमेंट तो किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, लेकिन वो अपने ही फ़ायदे के लिए, जैसे शुगर, अवाका, कोकोनट, टोबैको, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे खूब उत्पादन कराया और उसको एक्सपोर्ट भी कराया। कहाँ, यूएसए में। यूएस बोलिए, यूएसए नहीं, ठीक है, चलिए। और 1930 के आसपास देखिए फिलीपींस को ये लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अवाका बना देते हैं। आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या नाम है उसको, बर्मा को बना दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद वहाँ पे देखे कि वियतनाम को बना दिया है लोग। अब यहाँ पे देखिए 1930 आते आते जब पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही है तब फिलीपींस को लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि किस लेवल का वहाँ पर जो है इकोनॉमिक सिस्टम रहा होगा और किस तरह से वहाँ की इकोनॉमी को चूस लिया गया होगा अमेरिकन के द्वारा। और इसका रिजल्ट यही हुआ, हुक्का वलाप मूवमेंट, हमने ऊपर में ही बताया। ये लगभग काफ़ी 12 साल चलता है, देख सकते हैं आप, 1942 से लेकर के 1954 तक चलता रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सोशल इनइक्वालिटी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पीजेंट रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, अमेरिकन हो, इन सब लोगों ने जो है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम को लाया कि यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी का उत्पन्न होना ये लाजमी था, तो था ही। और रेशियल हायरार्कीज भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। ब्रिटिशर्स ने मलेशिया में किया, फ्रेंच ने इंडो चाइना में किया। मतलब कि आप किसी कंपनी में 2 या 4 पद है, मान लो इस तरह से 4 या 5 पद है, तो इन्होंने सबसे ऊपर के पोस्ट है, इन्होंने या तो यदि ब्रिटिशर्स की बात करें तो मलेशिया में इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया, यदि फ्रेंच की बात करें तो इन्होंने इंडो चाइना में वियतनाम वाले इलाके में इन्होंने किसको दे दिया, फ्रांसीसी लोग को दे दिया। यानी इस तरह से जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने का काम किया गया। और ब्रिटिशर्स जो है लेबर या तो इंडिया से या फिर चाइना से उठा कर ले आते थे, जो अभी हमने कोरबी लेबर सिस्टम पढ़ा था उसके लिए, और उनको बाद में बहुत एक्सप्लॉइट भी किया गया, कई लोग वहीं रह भी गए। इसलिए आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। और इसका रिजल्ट यही हुआ कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो है ब्रिटिश मलाया में, मलेशिया में खूब बड़े स्तर पे हुआ और आगे चल करके उसको आज़ादी भी मिलती है। कल्चरल एंड रिलीजियस सप्रेशन भी किया गया। इसमें बहुत सोचने वाली बात है नहीं, जहाँ जहाँ पे अंग्रेज गए, जहाँ पे फ्रांसीसी लोग गए, वहाँ पे अपना कल्चरल और रिलीजियस
जो है उसका एक्सपेंशन करेंगे ही अपने आइडियाज़ का। और इस वजह से जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो इंडिजीनियस कल्चर था, उसका जो इंडिजीनियस ट्रेडिशन था, इंडिजीनियस रिलीजन्स थे, उनके ऊपर अटैक किए गए। और बर्मा में तो ब्रिटिशर्स ने जो है डिसरिगार्ड किया पूरे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज को गिराया जाना, स्तूप को ध्वस्त कर देना, ये सारा काम किया गया। तो ये सारा काम जो है, देखो किसी भी आदमी को अपने अगेंस्ट खड़ा करना है तो सबसे पहले आप उसके धर्म के खिलाफ बोलिए और पूरा बोलिए। यदि वो धार्मिक व्यक्ति है तो वो उसको कोई और दूसरे कारण की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो ऐसे ही अपने आप जो है आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। ये लोग भी किए यहाँ पे, बताओ, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को समाप्त करना बर्मा में, और वहाँ पे मोनेस्ट्रीज को ख़त्म करना, फिर अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट करना, और यह एक कारण बना, यह एक इम्पॉर्टेंट कारण बना आगे बर्मीज हिस्ट्री में। उसके बाद इन लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे लाया गया था। इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड में शिक्षा का अधोस्पंदन सिद्धांत, यानी कि कहा गया था उसमें कि भाई भारत के इलिट लोगों को ही पढ़ाओ, ऊपर के लोगों को पढ़ाओ, इन्हीं से शिक्षा जो है, जैसे छन्नी से चाय छनता है वैसे ही छन करके जो है ये शिक्षा नीचे के लोगों तक पहुंच जाएगी। ये सेम सिस्टम जो है कॉलोनियल पावर्स के द्वारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी किया गया, और उसके कारण यह हुआ, उसका रिजल्ट यह हुआ कि वहाँ पर एक नया एजुकेटेड इलिट क्लास उत्पन्न हो गया, और जो नीचे के लोग थे वो बिल्कुल वैसे ही रह गए। और यही कारण है कि हो ची मिन के नेतृत्व में और इंडोनेशियन नेशनलिस्ट सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशिया में, हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम में नेशनलिस्ट मूवमेंट उभरा, और आगे चल करके वो आज़ादी की लड़ाई में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो देखिए वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 का भी इम्पैक्ट रहा, लेकिन 1 का तो बहुत कम है, 2 का मान करके चलिए। 2 का इम्पैक्ट यह है कि 1939 से लेकर के 45 के बीच जब यह चल रहा है वॉर, तो आप देखिएगा कि 1945 में जापान जो एशिया फॉर एशियन बोल करके जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम पे कब्जा कर लेता है, और वियतनाम पे भी, कंबोडिया पे भी, लाओस पे भी, और वहाँ पर मार्च 1945 से अक्टूबर 1945 तक अपनी सरकार भी चलाता है। तो एक तरफ तो यहाँ के लोग तो कॉलोनियल पावर से, वेस्टर्न पावर से थे ही ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उल्टा क्या हुआ, एक एशियन कंट्री ही वापस इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो एक दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा, पीजेंट रेजिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनेगा। रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली जब जापानीज़ यहाँ पे अटैक करेंगे तो एंटी जापानीज़ मूवमेंट भी यहाँ पे होगा, और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तो होगा ही, क्योंकि एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स फैल चुका है अभी तक। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेज एंड कम्युनिस्ट मोबिलाइजेशन की बात करें तो हमने कहा था कि देखो कोल्ड वार के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी थी मूल तौर पे, एक तरफ कम्युनिस्ट आइडिया था, एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडिया था, तो आपको किसी एक ग्रुप में खड़ा होना था। लेकिन नेहरू जो है वो अपने तरफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ खड़े हुए, उन्होंने न कम्युनिस्टों की तरफ पूरी तरह से खड़े हुए, न कैपिटलिस्टों की तरफ। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के लिए मजबूरी हो गई, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज थे और 10 पे अलग अलग कॉलोनियल पावर्स का शासन था। तो जो ऐसे वियतनाम है, तो वियतनाम का जो उत्तरी वियतनाम का इलाका जो चाइना से सटता है, तो वहाँ पर जो है कम्युनिस्टों का प्रभाव ज़्यादा था। तो एक तरफ से कम्युनिस्ट साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में घुसते हैं, इंटर करते हैं, और दूसरी तरफ से कैपिटलिस्ट करते हैं। तो ये कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट एक लड़ाई चलती है पूरे साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में। तो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस तो हुआ है साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वियतनाम का हिस्ट्री, कंबोडिया का हिस्ट्री, तो उसमें आप देखोगे। तो एक और रिजल्ट इसका यह हुआ कि मूवमेंट हुआ इंडो चाइना जैसा 1948 से लेकर के 46 से 54 तक जो है ये 8 साल लड़ाई चलता है इंडो चाइना वॉर। और फिर वियतनाम में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाया जाता है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, और फिर वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है। उसी तरह से मलाया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाया जाता है। तो एक तरफ पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट पावर है, जो कि या तो फ्रेंच है, डच है, अंग्रेज हैं, यही सब लोग हैं। ठीक है, चलिए यदि हम लोग रेजिस्टेंस और नेशनलिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मूल तौर पे उसको 3 हिस्सों में बांट करके समझ सकते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी का फेज है जिसमें कॉलोनियल ऑपरेशन है और अर्ली रेजिस्टेंस है 1900 से 1930 के बीच। सेकेंड फेज में हम लोग पढ़ सकते हैं 1940 से 50 के बीच का, और थर्ड फेज में पढ़ सकते हैं 1960 से लेकर 1980 तक। 1980 तक मान करके चलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का लड़ाई चलता ही रहा।
और यहाँ तक तो कंबोडिया में तो यार पहली बार 1993 में फेयर इलेक्शन हुआ है, उसमें भी यूएस के सपोर्ट से हुआ है। तो ऐसा नहीं 1947 तक ही चला इंडियन हिस्ट्री की तरह, नहीं, यहाँ पर मान करके चलिए कि आप 1980-85 तक साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो लड़ते रहे किसी न किसी रूप में अपने फ्रीडम के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए। यदि अर्ली 20वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो 1901 से लेकर के 7 के बीच में फिलीपींस अमेरिकन वॉर होता है, ये अमेरिकन कोलोनाइजेशन के खिलाफ होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। 1920 के 30 में वहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स खड़ा होता है, सयासेन रिवेलियन आता है 1930 से 32 के फेज में बर्मा में। रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे कुछ किताबें हैं, यदि आपको बहुत विस्तार में पढ़ना है आगे तो आप इन किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मिड 20वीं सेंचुरी में आप देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकेंड और कोल्ड वार वगैरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और यह फेज 1940 से 50 का फेज है, जिस समय देखिए जापानीज ऑक्यूपेशन होता है, पीजेंट रेजिस्टेंस इस समय में भी होगा, हुक्का बलाप मूवमेंट आता है फिलीपींस में। 1945 से 54 के बीच फर्स्ट इंडो चाइना वॉर होता है। रेफरेंस के तौर पे आपको पढ़ना है तो डीजी मार की किताब है वियतनामीज एंटी कॉलोनियलिज्म, आप इसे पढ़ सकते हो। जेबी कैल्बर्ट की किताब है द हुक रिवेलियन, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेट 20वीं सेंचुरी की बात करें तो इसमें कोल्ड वार का एरा है और कम्युनिस्ट मूवमेंट का एरा है, 1960 से लेकर 80, ये 20 साल का इतिहास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यह। 1960 से 75 तक वियतनाम वॉर चलता है। आपको पता होगा कि जो 1955 में वियतनाम के हिस्ट्री में यूएसए का डायरेक्ट एंट्री होता है, और फिर यूएसए वर्सेस वियतनाम एक लंबे समय तक चलता है। पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीजेंट्स इन नेशनल लिबरेशन फ्रंट वियतनाम में जो है वियतकॉन्ग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 1960 से 70 तक कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी थाईलैंड में है। उसके बाद 75 से 79 तक खमेर रूस जो है ये कंबोडिया में चलता है। 80 से 90 तक डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट विंग मूवमेंट्स एंड राइज ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स। यदि आपको इसमें डिटेल्स में पढ़ना है तो डीपी शैंडलर ने अच्छा काम किया है, द ट्रेजेडी ऑफ कंबोडियन हिस्ट्री के नाम से इनकी किताब है, पॉलिटिक्स वॉर एंड रिवॉल्यूशन सिंस 1945। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।